लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव, बीजेपी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद सैयद भाई। कैलाश जी, आज तो जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप उनके साथ थे। आत्मविश्वास आपका और बढ़ा भी है। लेकिन कैलाश जी ये बताइए कि ये वो नंदीग्राम है जहां से ममता को बंगाल में नंदीग्राम ने स्थापित किया। ये वो नंदीग्राम है और साथ में लगा हुआ वो सिंगूर और नंदीग्राम, दो ऐसे आंदोलन हैं कैलाश जी जहां से ममता बनर्जी बंगाल की इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी, और वो भी किसानों के दम पर। यहां जब किसानों की जमीन, ये प्रचार किया गया या ये संदेश गया कि जमीनें छिन रही हैं, तो ममता ने आकर उन्हें रोका और जो जीत, प्रचंड जीत मिली वो आपके सामने है। आज केंद्र में, आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान आपके खिलाफ बैठा है कैलाश जी, और टिकैत जा रहे हैं, नंदीग्राम भी जाएंगे। तो कहीं ये पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आपको परेशानी हो जाए कैलाश जी। सैयद भाई, आपकी चिंता हमारे लिए इसलिए स्वाभाविक है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं। पर एक बात मैं बताऊं कि सिंगूर और नंदीग्राम दोनों को अगर हम देखें, और दोनों की जमीन को लेकर ममता जी ने संघर्ष किया, और उसमें शुभेंदु अधिकारी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने ममता जी को ममता जी बनाया। और इसलिए यदि नंदीग्राम की बात आती तो अधिकारी परिवार की बात आती है। ममता जी को उन्होंने नेता बनाया, पर शुभेंदु अधिकारी तो वहां जाते रहे और वहां पर विकास करते रहे, पर मुख्यमंत्री ममता जी ने नंदीग्राम में कुछ भी नहीं किया। और इसलिए वहां की जनता तो ममता जी का इंतजार कर रही है कि ममता जी आए और हम बताएं कि 10 साल से हम क्या भुगत रहे हैं। इसलिए कि ना नंदीग्राम में, ना ही सिंगूर में, ना खेती का डेवलपमेंट हुआ, ना इंडस्ट्री आई। मतलब माया भी नहीं मिली और राम भी नहीं मिला। और जिन लोगों ने आंदोलन किया वो सत्ता में बैठ गए, पर वो किसान तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके ना खेती का विकास हुआ, ना वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो उनकी खेती भी गई और उनके परिवार के लोग भी गए और इंडस्ट्री भी नहीं आई। तो कुल मिलाकर वहां के लोग तो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, और उसमें आंदोलनकारी सत्ता में बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद इन दोनों स्थान को भूल गए, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और इसलिए वहां के लोग इंतजार कर रहे कि ममता जी आए और हम उनको बताएं कि 10 साल में आपने हमें क्या दिया और हम आपको क्या देंगे। लेकिन कैलाश जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि ममता बनर्जी तुरंत आई, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को आप ले गए, तुरंत आई, कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, और एक ही सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या कैलाश जी ये ममता बनर्जी का आत्मविश्वास नहीं है, और कहीं ये दांव उल्टा नहीं पड़ गया कि ममता खुद आ गई? अब तो ठीक है, आपने जमीन बनाई अधिकारी परिवार ने, लेकिन ममता खुद वहां पर आ जाती हैं, तो शुभेंदु अधिकारी को आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, स्वाभिमान और अहंकार में एक बहुत बारीक सी, महीन सी मेम्ब्रेन होती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता। वो समझता है मेरा स्वाभिमान है, पर वो कब अहंकार में बदल जाता है वो पता नहीं लगता। और जब ठोकर लगती, जब समझ में आता है कि स्वाभिमान नहीं है, अहंकार है। मैं समझता हूँ कि ममता जी अहंकार में है, और अहंकार को ठोकर जरूर लगती है। और वो स्कूटी से, आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं गिरी, लोगों ने संभाल लिया, पर वो स्कूटी नंदीग्राम में गई है और वहां निश्चित रूप से वो स्लिप होगी। क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं भी 6 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सईद भाई, आप ध्यान रखना, समय और तारीख नोट कर लीजिए, ममता जी वहां चुनाव हारेगी, हारेगी, हारेगी। ठीक है कैलाश जी, ये वो ममता बनर्जी का अगर विश्वास है तो क्या हम इसे आपका आत्मविश्वास कहें, और ये बहुत जल्दी सिद्ध होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है ना कैलाश जी, क्या अब आप ये संदेश देना चाह रहे हैं, या सीधे सीधे आप आज हमसे, हमारे माध्यम से देश को ये बताना चाह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बीजेपी से ज्यादा ताकतवर हैं? नंदीग्राम में, मिदनापुर में उनका असर होगा, प्रभाव होगा, क्योंकि जो वोट मिला वो शुभेंदु अधिकारी को मिला था या टीएमसी को मिला था? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि हमेशा राजनीति के अंदर 1+1 = 2 नहीं होता है। राजनीति के अंदर 1+1 11 होता है। शुभेंदु का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दोनों मिलकर 1 पे 11 हो रहे हैं, और इसलिए शुभेंदु की जमीन है वहां और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसलिए मेरा मानना है कि शुभेंदु वहां से चुनाव जीतेंगे, और ये मेरा
राजनीति कार्यकर्ता के रूप में मेरा विश्लेषण है, मेरा अनुभव है, और 6 साल का मेरा बंगाल का अनुभव है कि वहां पर किस तरीके से राजनीति हुई है और किस प्रकार ममता जी अलोकप्रिय हुई है वहां पर, ये मैं समझ सकता हूँ। कैलाश जी, ममता बनर्जी के लिए अब ये अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम को कभी नहीं भूल सकती। और दूसरा, अपने आप को सिर्फ एक सीट पर सीमित कर देना और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना, अपना नाम घोषित कर देना। क्या अब आपकी ताकत नंदीग्राम तक ही नहीं रह जाएगी और इसका असर कहीं ऐसा ना हो कि आप ममता को हराने में लग जाएं नंदीग्राम में और दूसरी जगह आपको नुकसान हो जाए? क्योंकि बीजेपी को तो 30% से आगे ही चुनाव लड़ना है ना। 30% तो आप मान के बैठे हैं कि वो तो सीधे सीधे ममता का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ममता जी की टीएमसी में अंतर है। ममता जी की पार्टी में 1 नंबर ममता जी, 2 नंबर ममता जी, 3 नंबर ममता जी, 1 से लेकर 10 तक ममता जी, 11वें नंबर पर उनका भतीजा, फिर 11 से 12 पे आओ तो 0, 13 पे आओ तो 0, तो कुल मिलाकर 1.5 लोगों की पार्टी है ये। अब 1.5 लोगों की पार्टी पूरे प्रदेश में 294 सीटों पर कैसे काम करेगी, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे पास प्रधानमंत्री, हमारे पास गृह मंत्री, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास दिलीप राय, हमारे पास मुकुल राय, हमारे पास शुभेंदु राय, हमारे पास राजीव है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। एक श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की जो जाकर सब दूर प्रचार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं। और इसलिए यदि संगठनात्मक ढांचे के रूप में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज टीएमसी की तुलना में बहुत ताकतवर है। और हम अपनी पार्टी की ताकत के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम 294 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता जाकर काम करेंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। कैलाश जी, 1.5 लोगों की पार्टी, टीएमसी भी तो ये आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है और वो 2 लोगों की पार्टी ने आज बंगाल में चुनाव जीतने का दम भरा है आपके माध्यम से। 18 सीटें आपने जीत के भी दिखा दी। तो 1.5 और 2 की ये लड़ाई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कैलाश जी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो हैं वो उनके सामने कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर तो आप नहीं दे पाए, इसका नुकसान ना हो जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति की पार्टी में और एक विचारधारा की पार्टी में अंतर जरूर है। एक परिवार की पार्टी में और एक ऐसी पार्टी जिसमें कलेक्टिव लीडरशिप हो, जहां पर कलेक्टिव डिसीजन होते हो, उसमें बहुत अंतर है। आप ममता जी से भारतीय जनता पार्टी की तुलना बिल्कुल भी मत करिए। हमेशा एक सिंगल परिवार की पार्टी, उसमें नेता बड़ा होगा ही क्योंकि सारे डिसीजन वो करता है, पर एक कलेक्टिव लीडरशिप से भी ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष चेहरा नहीं दिखता। और इसलिए हमारा चेहरा भले ही मुख्यमंत्री का नहीं दिखे, पर हमारे पास मुख्यमंत्री की योग्यता के बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। मनोहर खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, वहां पर हमारे पास चेहरा नहीं था। तो सब दूर हमारे पास जहां हमारी सरकार नहीं रहती वहां पर चेहरा कभी भी नहीं रहता। यहाँ पर भी हमारी सरकार नहीं है, हमारी रणनीति का हिस्सा है, पर हमारे पास मुख्यमंत्री लेवल के काम करने वाले लोगों की कमी नहीं। और इसलिए पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। 200 विधायक हमारे जीत के आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के बाद पार्लियामेंट बोर्ड उस पर सील लगाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया है पार्टी की। पर अब वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां तो सिंगल वन मैन शो पार्टी है, 1.5 लोगों की पार्टी है। उनको ही टिकट बांटना है, उनको ही सब नेता तय करना है। उनके मुख्यमंत्री अभी से तय है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके अभिषेक अभी से तय है। तो अब उसके अलावा कोई है ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ 1 तक 1.5 लोग दिखते हैं। आप 1 से 20 तक की आप गिनती लेंगे तो 1.5 लोग दिखते हैं बस, बाकी और कोई दिखता ही नहीं पार्टी में। तो एक व्यक्ति की पार्टी में और एक विचारधारा वाली कैडर बेस्ड पार्टी में यही अंतर है। कैलाश जी, आपके लिए ममता बुआ भतीजा जबरदस्त आप घेरते हैं और पिछले दिनों जो छापे हुए हैं, पूछताछ हुई है सीबीआई की, उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से पूरा देश परिचित है। लेकिन टीएमसी ने एक दांव चल दिया है कैलाश जी। ममता बनर्जी सिलेंडर के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गई। गैस, पेट्रोल तो दूर की बात है, वो रसोई गैस को लेकर कि देखिए आपके राज में क्या हो रहा है, बीजेपी के राज में ये क्या हो रहा है, रसोई गैस के दाम कहां पहुंच गए हैं, पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए हैं। तो क्या ये ममता बनर्जी का एक
ट्विस्ट नहीं है? कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर, बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की ये कोशिश नहीं है जिसमें आप पिछड़ रहे हैं कैलाश जी? देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए। आज वो एक सिलेंडर लेके चली गई, बाकी 136 कार्यकर्ताओं की हत्या है, उसमें 100 कार्यकर्ताओं की लाश लेकर हम चौराहे पर बैठे। आज तक उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। हिंसा की राजनीति, एक ऐसा अशांत प्रदेश की आप घर से सुबह निकलो, शाम वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका कोई भरोसा ही नहीं रहता है। तो जब सुरक्षा नहीं, शांति नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर ये है। यहाँ पर गैस के रेट बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं करता, पर ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी समस्या ये है कि घर से अगर कोई जाता है तो उसको ये डर लगता है, उसके परिवार वालों को, माता जी के सामने अगरबत्ती लगाता है कि मेरे पति घर आ जाए वापस शाम को सुरक्षित, मेरा बेटा शाम को सुरक्षित वापस आ जाए, मेरा भाई शाम को सुरक्षित वापस आ जाए, मेरी बहन शाम को सुरक्षित वापस आ जाए। जिस प्रदेश में अगर ये स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि वह ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, ये वो चुनाव को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, पर हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, आदमी की जान की रक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर उद्योग नहीं लगना, उद्योग बंद हो जाना। 26,000 उद्योग पिछले 40 सालों में बंद हुए हैं सीपीएम और टीएमसी के राज में। आप कल्पना कर सकते हैं 26,000 उद्योग बंद होने के बाद कितने लोग बेरोजगार होंगे, और नए बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती आ रही है। तो वह बंगाल जो सारे देश को नौकरी देता था, उस बंगाल के लोग आज नौकरी करने के लिए सारे देश में घूम रहे। तो बंगाल आज 40 वर्षों में कहाँ पहुंच गया है? जरा जिन लोगों ने 30 साल सीपीएम ने और 10 साल इन्होंने राज किया, ये तो बताएं कि बंगाल अपनी खोई हुई साख को कब बनाएगा। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिस्से से कहता हूँ कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। जिस सोनार बंगला का सपना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा, स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, वो सोनार बंगला हम बनाएंगे। हम शांति प्रदान करेंगे, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम विकास करेंगे। विकास करके ठीक है कैलाश जी, कानून व्यवस्था और सुरक्षा, लोगों की, महिला सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा, घर से बाहर निकलने से घर लौटने तक माता पिता की, घर वालों की चिंता, ये ठीक है। लेकिन कैलाश जी, ये भी सच्चाई है ना कि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि यहां पर महंगाई ने तो सरकार ही गिरा दी, प्याज महंगी हो गई तो उसने सरकार गिरा दी है, बेरोजगारी बढ़ गई तो युवा अगर सरकार के खिलाफ हो जाए तो बड़े से बड़ा आंदोलन हो जाता है और सरकार को धराशायी कर देता है। आपका ये विश्वास कि कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम या बढ़ती हुई महंगाई उस पर असर नहीं डालेगी, ये कहीं नुकसान ना कर दे कैलाश जी? क्योंकि ये तो सच्चाई है ना कि ममता ने अब एक रिस्क लेते हुए, एक आप पर यू टर्न लेते हुए, आप पर पलटवार करते हुए अब गैस सिलेंडर हाथ में उठा लिया, अब लोगों को महंगाई की तरफ वो ले जा रही हैं। अब ममता मोदी से आगे बढ़ के टीएमसी मुद्दों पर कम से कम लौटी है, यहां पर उसने आपसे आगे निकल गई है वो। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो गैस के भाव, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, ये हमेशा बढ़ते उतरते चढ़ते रहते हैं। समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। समस्या ये है कि बंगाल स्वामी विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, चैतन्य महाप्रभु का जो साख थी, वह साख कम हो गई। वह बंगाल जिसके संस्कार और संस्कृति खतरे में, वह बंगाल जिसमें घुसपैठियों ने कहीं न कहीं देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किया, वह बंगाल जहाँ के 8 जिले कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ के संस्कार बदल गए, वहाँ संस्कृति बदल गई। कई गांव में तो मंदिर की घंटी की आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, ऐसी परिस्थितियां बन गई है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे इशू है बंगाल में, सिर्फ एक इशू नहीं, और बड़े बड़े इशू हैं। उन इशू की आड़ में गैस का इशू बहुत छोटा है, और आप इससे समझ रहे हैं कि गेम चेंजर है, तो ये आप दिल्ली में बैठ के समझ सकते हैं, पर मैं बंगाल में बैठ के मैं कह रहा हूँ कि ये इतना असर नहीं करेगा। बाकी मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं, टोलाबाजी के, माफियाओं के, गाय की तस्करी के, कोल माफियाओं के, ये इतने बड़े बड़े हैं कि आप हैरान रह जाएंगे गाँव के लोगों की बात सुनकर। और इसलिए ये कोई गैस सिलेंडर कोई गेम चेंजर पॉलिटिक्स होगी, ऐसा मत मानिए आप। कैलाश जी, गेम चेंज नंदीग्राम से हुआ था और वह जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर हुआ था, जहां से आपसे हमने बातचीत की शुरुआत की थी। लेकिन आपने टोलाबाजी का जिक्र कर दिया, उस पर डीएमसी पलटवार है, उल्टा प्रधानमंत्री को जवाब दिया है ममता बनर्जी ने। हम आपसे चाहेंगे कि 30 सेकंड ममता बनर्जी की बात सुन लीजिए, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेते हैं कैलाश जी। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली
इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। कैलाश जी, आप पहले भी सुन चुके हैं ममता बनर्जी को, ये एक बार फिर से हमने आपको सुनवा दिया। और इसलिए सुनवाया कैलाश जी क्योंकि बंगाल में ट्रेड यूनियंस का एक लंबा इतिहास रहा है कैलाश जी, और आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेड यूनियंस को देखा है। अपने प्रदेश में आपने बड़े बड़े इस तरह की हड़तालों को खत्म करवाया, सुलझाया है। तो ये तो बीजेपी की दुखती रग हुई ना। निजीकरण का विरोध लगातार ट्रेड यूनियंस करती रही हैं और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी पर सब कुछ बेच देने का आरोप लगा रही है। कहीं ये भी आप पर भारी ना पड़ जाए कैलाश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, देश हर दिशा में कोविड की महामारी के बाद भी आज हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की साख बढ़ रही है, दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है। मोदी जी के अभी उनको कल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उसके पहले कोविड के प्रशासनिक क्षमता के लिए WHO ने उनकी सराहना की है। तो आज मोदी जी की जो साख बढ़ी है उससे देश की साख बढ़ी है। यदि मोदी जी को कोई पुरस्कार मिलता तो मोदी जी का नहीं होता, वो 130 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ता है। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और उनके नेतृत्व क्षमता ने सारी दुनिया ने उनकी नेतृत्व क्षमता को माना है, तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया उनके नेतृत्व की सराहना करती है। अब ऐसे में ऐसे इशू उठाकर ममता जी सोचती है कि वह उनके भ्रष्टाचार, वह उनकी टोलाबाजी, वह उनकी गोल माफियाओं का संरक्षण, गोल माफियाओं का संरक्षण, गोल माफियाओं का संरक्षण से बच जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, जनता त्रस्त है वहां पर जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गया और उससे टोलाबाजी करके 25,000 रुपए छीन लिए। अब वो व्यक्ति जिससे 25,000 रुपए छीने, जिसको प्रधानमंत्री ने 1,40,000 रुपए की चेक भेजा, उससे 25,000 रुपए छीन लिए, तो वो इस बात को भूल नहीं सकता क्योंकि गरीब आदमी, उसके लिए 25,000 रुपए बहुत होते हैं। और हर घर के साथ ये हुआ है। अरे आप तो जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते मकान बना रहे थे तो वहां पर सिंडिकेट के लोगों ने कह दिया कि आप सीमेंट हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, और वो 50 रुपए बोरी ज्यादा में सीमेंट दे रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। तो वहां कोई भी बचता नहीं है टोलाबाजी से, सिंडिकेट राज से। तो इससे आम आदमी दुखी है, प्रतिदिन दुखी है, हर दिन टोलाबाजी, हर दिन सिंडिकेट से परेशान है। तो आप क्या समझते हैं आज का जो जन सैलाब था, मैं जन समुद्र कहूंगा जी, बंगाल के इतिहास में मुजीब रहमान जब आए थे, लोगों ने कहा इतनी बड़ी भीड़ देखी थी जितनी आज देखी हमने। भीड़ लाई जा सकती है, पर भीड़ में जो उत्साह था वो दिखाई देता है कि परिवर्तन का उत्साह है। ये परिवर्तन की लहर है समुद्र में, जो मानव समुद्र में परिवर्तन की लहर मैंने देखी। मैंने बहुत सारे जलसे देखे हैं, बहुत सारे सभाएं देखी, पर आज जैसी सभा मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये जो उत्साह है ना, जो जनता के अंदर परिवर्तन की इच्छा शक्ति है, वो आज जो साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग बहुत दुखी हैं। ममता जी की इस नौटंकी से कोई गेम चेंज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कैलाश जी, परिवर्तन आपका नारा भी है, पूर्ण परिवर्तन की बात आपके वरिष्ठ नेतागण भी लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन बंगाल को एक आंदोलन धरा कहा जाता है कि वो धरती जहां आंदोलन ही बदलाव करता है। बंगाल की जनता जो है उसने 30 से ज्यादा वर्षों तक वाम पर विश्वास किया। उसके बाद ममता के 10 साल पूरे हो चुके हैं। संयमी जनता है कैलाश जी। आप कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर अवश्य बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास न वो नंदीग्राम है, न वो सिंगूर है, न उस जैसा कोई आंदोलन है, न उस जैसा कोई मुद्दा है। सिर्फ परिवर्तन का नारा दे देने से कैलाश जी आपको लगता है आप सफल हो पाएंगे, ममता की जड़ें हिला पाएंगे? नहीं, मैंने बताया ना कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति दुखी है। हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी करते हैं, मकान की जुड़ाई भी करते हैं और आपको सीमेंट लाना है, तो सीमेंट टोलाबाजी सिंडिकेट से लेना पड़ेगी। पूरे प्रदेश के अंदर हमको रोजमर्रा की चीजों में टोलाबाजी और सिंडिकेट से सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी नहीं बचता उससे।
मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ, मैं खुद भी इस बात से दुखी हूँ। तो ये जो टोलाबाजी है, ये जो सिंडिकेट राज है, जो एक पैरेलल गवर्नमेंट गुंडों की चलती है। सिंडिकेट राज क्या है? एक पैरेलल गवर्नमेंट गुंडों की जो सरकार द्वारा संरक्षित है, और वह हर जगह आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में को प्रभावित करती है। इसलिए जब रोजमर्रा में एक दिन गैस के भाव बढ़ गए, एक दिन कोई घटना होती तो आदमी भूल जाता है, पर रोज यदि उसके साथ सिंडिकेट और टोलाबाजी होती रहेगी तो भूल नहीं सकता। अभी चुनाव हो रहे हैं तो भी सिंडिकेट का प्रभाव है, और इसलिए आम आदमी को रोज यदि इस प्रकार की परेशानी आएगी तो वह परेशानी दूर करने के लिए वो परिवर्तन करेगा। और ये एक जगह सिंगुर की बात करें, नंदीग्राम की करें, उससे बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर पूरा बंगाल का हर व्यक्ति टोलाबाजी और इससे परेशान है। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आज तक के लिए समय निकालने के लिए और हमसे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।